नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। मैं कौशल उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल गोमा एस्ट्रो पर। आज हम लोग बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। जैसा कि आप सभी लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा, ज्योतिष क्या है, ज्योतिष का क्या महत्व है। चलिए आज हम लोग बात करते हैं ज्योतिष पर। ज्योतिष को समझने के लिए हमने यहाँ पे देखिए कुछ चीजें लिखी हुई हैं, इनको आपको समझना जरूरी है। ज्योतिष एक प्राचीन विद्या है जो ग्रहों, नक्षत्रों, राशियों और उनके प्रभावों का अध्ययन करती है। यह जो विषय है ज्योतिष, यह ग्रहों, नक्षत्रों और राशियों का गहन अध्ययन और उनके प्रभावों का गहन अध्ययन करके हमें जीवन जीने का सही मार्गदर्शन प्रदान करती है। ज्योतिष के प्रमुख अंग देखिए, प्रथम यहाँ पे दिया हुआ है सिद्धांत ज्योतिष, खगोलीय गणनाएं, ग्रहों की स्थिति व गति। जब हम सिद्धांत ज्योतिष की बात करते हैं तो यहाँ पर गणित आ जाता है, जिसमें खगोलीय गणनाएं, ग्रहों की स्थिति व गति की गणना की जाती है। अब हम बात करते हैं द्वितीय की संहिता ज्योतिष, प्राकृतिक घटनाएं जैसे भूकंप, वर्षा, युद्ध आदि की भविष्यवाणी। जो भी प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, जो भी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, भूकंप हो गया, वर्षा हो गया, या अगर हम आज की डेट की बात करें तो सुनामी हो गया, ठीक है, ज्वार भाटा हो गया या युद्ध हो गया, इन सब की जानकारी हमें संहिता ज्योतिष से मिलती है। अब हम बात करते हैं होरा ज्योतिष। होरा ज्योतिष में देखिए व्यक्तिगत जीवन से जुड़े विषय जैसे जन्म कुंडली, विवाह, संतान, नौकरी आदि। यहाँ पर तीन ही चीज लिखी गई हैं, परंतु अगर हम होरा की बात करें तो होरा में सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ जो है वह है पराशर होरा शास्त्र। तो पराशर होरा शास्त्र में व्यक्तिगत किसी भी मनुष्य के, चाहे वह स्त्री हो चाहे वह पुरुष हो, उसके व्यक्तिगत जीवन से जुड़े हुए सभी चीजों को यहाँ पर दर्शाया जाता है, बताया जाता है। या फिर जन्म कुंडली में जो 12 भाव होते हैं, उन भावों के विषय में शोध करके व्यक्ति के जीवन में कौन कौन सी घटनाएं होंगी उनके बारे में बताया जाता है। अगर हम बात करें ज्योतिष की, अगर आप लोगों ने इस चीज को पढ़ लिया हो तो मैं इसको यहाँ पर साफ करना चाहूंगा ताकि हम आगे भी बात कर सकें। अगर हम बात करें ज्योतिष की तो जैसा कि अभी हमने गुरु और राहु के गोचर परिवर्तन पर वीडियो बनाया, तो उसमें हमको कई कमेंट ऐसे मिले जिसमें उन्होंने लिखा कि सब कुछ खराब ही होना है या अच्छा भी होना है। काफी लोगों के प्रश्न थे, तो उन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमें यह वीडियो बनाना पड़ा। देखिए ज्योतिष जो है वह सिर्फ मार्गदर्शन देने वाला ग्रंथ है, या फिर हम ये कह सकें कि मार्गदर्शन देने वाली विद्या है। कर्म हमें और आपको ही करना पड़ेगा, परंतु ज्योतिष हमें यह बताएगी कि क्या आपका समय सही है या आपको संघर्ष करना है, कौन सी गलती नहीं करनी है और कौन से ऐसे उपाय करने हैं जिससे आपका जीवन सही हो सके, समृद्ध हो सके, सुदृढ़ हो सके। तो इसकी जानकारी के लिए मैं यहाँ पर आपको कुछ चीजें बताना चाहूँगा। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जन्म पत्रिका से संपूर्ण जीवन का पता चल जाता है कि जीवन में कौन कौन सी घटनाएं कब, कैसे, कहाँ होने वाली हैं। तो इस विषय में हमें यह समझना चाहिए कि जो जातक यह कहते हैं कि हमारा समय हमेशा खराब ही रहेगा, कभी अच्छा नहीं आएगा, तो उन लोगों को यह समझ लेना चाहिए कि जन्म पत्रिका, दशा, महादशा, अंतरदशा, आपके शुभ ग्रह, अशुभ ग्रह, यह सारी चीजें आपको बता रहे होते हैं। संपूर्ण जीवन आपके सामने है, परंतु क्या आप उसको समझ पा रहे हैं? अगर आपका समय खराब चल रहा है तो आप किसी योग्य ज्योतिष के पास जाइए, योग्य एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए, अपनी जन्म कुंडली उनसे डिस्कस करिए और वह आपको सही मार्गदर्शन देंगे। कैसे, वो मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। देखिए यह जन्म पत्रिका है, इसमें यह प्रथम भाव है, यह प्रथम भाव है, यह द्वितीय भाव है,
इसी तरीके से प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम षष्ठम सप्तम अष्टम नवम दशम एकादश और द्वादश। अगर हम इसको हिंदी में ना लिख करके अगर हम अंक वाइज लिखें तो यहाँ पे देखिए ये प्रथम हो गया, ये द्वितीय हो गया, यह तृतीय हो गया, यह चतुर्थ हो गया, यह पंचम हो गया, यह षष्ठम हो गया, यह सप्तम हो गया, यह अष्टम नवम दशम एकादश और द्वादश। 12 भाव होते हैं। 12 भाव में आप देखिएगा 1 2 3 4 यह केंद्र भाव होते हैं। केंद्र सदैव ही शुभ होते हैं, यह समझिएगा। यह जो 4 भाव हैं 1 4 7 10 यह सदैव शुभ होते हैं। और अगर हम त्रिकोण की बात करें तो पंचम और नवम, देखिए यहां पे मैं इस तरीके से लिख दे रहा हूं, केंद्र इज इक्वल टू शुभ, ठीक है, और त्रिकोण इज इक्वल टू योगकारी, ठीक है। अब आप यहां देख लीजिए, केंद्र शुभ हो गए, त्रिकोण योगकारी हो गए, ठीक है। अब 3 6 8 11 12 और 2 इसको समझिएगा। अब यहां पे अगर हम ये कर दें कि शुभ प्लस योगकारी अगर कोई बन जाता है तो वह हो जाता है पूर्ण योगकारी। पूर्ण योगकारी मतलब यह पूर्ण योगकारी हो गया। क्यों? क्योंकि वह योगकारी भाव का भी स्वामी है और वह शुभ भाव का भी स्वामी है। कैसे होगा अभी हम लोग यहां पर देखेंगे। अब तीसरा, छठा, 8वां और 11वां भाव यह और 12वां भाव यह अशुभ कहा गया है। द्वितीय और सप्तम भाव यह मारक कहा गया है, ये जरूर याद रखिएगा, ठीक है। द्वितीय और सप्तम भाव मारक कहा गया है। तो शुभ कौन से हैं? यह 4 घर शुभ हैं और यह 2 त्रिकोण यह योगकारी है। और जब यह दोनों आपस में योग करते हैं तो वह पूर्ण योगकारी हो जाता है। अब यह कैसे आपको निकालना है? यहाँ पर जिस भी लग्न की कुंडली होगी, जो भी जातक यह विषय देख रहे हैं वो अपने लग्न की कुंडली देखें। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब मैं उदाहरण के लिए आपको लग्न यहाँ पर बना करके एक दिखा दूंगा कि कैसे हम ग्रहों का आकलन करते हैं। हालांकि अगर आप मेरी पुरानी वीडियो भी अगर देखेंगे तो वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया हुआ है। और यह शुभ अशुभ हम महादशा के लिए निकालते हैं। अगर हम मान लेते हैं यहाँ पर मकर लग्न है तो 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए, शुभ ग्रहों में 1 2 3 4 यह 4 घर हो गए, ठीक है। और योगकारी में ये और ये हो गए। तो सर्वप्रथम हम शुभ ग्रह निकाल लेते हैं। तो लग्न में मकर राशि है, मकर राशि का स्वामी शनि हो गया, तो शनि शुभ ग्रह में आ गया। यहाँ देख लेते हैं वृष राशि है, वृष राशि का स्वामी शुक्र है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने शुक्र लिख लिया शुभ ग्रहों में। यहाँ पे देखिए छठी राशि है, छठी राशि का स्वामी बुध हो गया, छठी कन्या राशि है तो यहाँ पर हमने बुध लिख लिया। और हम यह देख लेते हैं कि कोई ऐसी राशि है जो यहाँ पर आ रही हो, मतलब शुभ और योगकारी में कोई ऐसी राशि है जो यहाँ पे दोबारा रिपीट हो रही है? नहीं है। परंतु एक राशि यहाँ पे दिख रही है चंद्रमा की, कर्क राशि, क्योंकि चंद्रमा जो है वह एक राशि का स्वामी है। तो यहाँ पर चंद्रमा भी हम शुभ में ले लेंगे। अब हम देखते हैं कि कोई ऐसी भी राशि है जिसका स्वामी, जिसकी मतलब ऐसा भी कोई ग्रह है जिसकी एक राशि यहाँ हो और बाकी शुभ में हो। तो हाँ देखिए, यहाँ पर शुक्र की राशि है और यहाँ पर भी शुक्र की राशि है, तो मतलब शुभ प्लस योगकारी हो गया। तो यहाँ पर
शुक्र जो है पूर्ण योगकारी हो जाएगा। अब हम अशुभ ग्रहों की बात कर लेते हैं। तो देखिए, लग्न का स्वामी द्वितीय भाव का भी स्वामी है, परंतु लग्न का स्वामी हमेशा शुभ रहता है, पंचम का स्वामी हमेशा शुभ रहता है, नवम का स्वामी हमेशा शुभ रहता है। नवम का स्वामी होकर के अष्टम का भी स्वामी अगर कोई ग्रह हो जाए तो समझ लीजिए कि वह शुभ है। अब हम यहाँ पर अशुभ कैसे लेंगे? तो सर्वप्रथम आप ये देखिए कि यहाँ पर तृतीय भाव में मीन राशि है और द्वादश भाव में धनु राशि है, तो ये डबल मार्केश भी हो रहा है। तो यहाँ पर गुरु जो है अशुभ हो गया। अब शुभ स्थान में देख लेते हैं, यहाँ पर पहली राशि है और इसकी दूसरी राशि, जो पहली राशि का स्वामी मंगल है और यहाँ पर 8वीं राशि है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि एकादश भाव जो है वह खराब कहा गया है। तो प्लस और माइनस जब मिलेंगे तो भाई अब यहाँ पर देखिए, केंद्र जो होता है वह शुभ होता है, परंतु अगर केंद्र में कोई एक ऐसी राशि है जो अशुभ भाव का भी स्वामित्व लिए हुए है, तो यहाँ पर इनकी शुभता रह नहीं जाएगी। तो क्या होगा, यहाँ पर मंगल भी अशुभ में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मंगल की एक राशि अशुभ भाव का स्वामित्व लिए हुए है। अब अगर हम देखें, देखिए यहाँ पर नवम में छठी राशि थी, परंतु षष्ठम में तृतीय राशि है, परंतु हमने बुध को यहाँ इसलिए लिखा है क्योंकि नवम भाव का स्वामी हमेशा शुभ रहता है। तो देखिए यहाँ पे 2 हो गया, और अष्टम भाव में देखिए सूर्य है, तो यहाँ पर हम सूर्य भी ले लेंगे। अब कैसे पता चलेगा कि इनका कौन सा समय अच्छा है, कौन सा खराब है? जो जातक ये कहते हैं कि मेरा समय खराब चल रहा है, जैसे मान लीजिए हमने गोचर में बताया कि गोचर में फलाना ग्रह अच्छे स्थान पर आ गया है, भाई वो तो वहां पर अच्छा कर रहा है, परंतु आपकी महादशा चल रही है गुरु की, मंगल की या सूर्य की। तो बताइए, अशुभ ग्रह की महादशा चल रही है तो उसमें गोचर में अगर कोई ग्रह अच्छी जगह आ गया है तो वो अपना फल देगा, परंतु क्या यह अपना फल नहीं देंगे? यह भी तो अपना फल देंगे। तो अगर अशुभ भाव के स्वामी की दशा चल रही है तो आपको अशुभ फलों की प्राप्ति ज्यादा होगी, इसको कोई नहीं रोक सकता है। रोकने के लिए जब आप एस्ट्रोलॉजर से बात करेंगे तो वो आपको उपाय बताएगा, परंतु आप लोग उपाय जानना नहीं चाहते हैं, आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाना नहीं चाहते हैं। ये तो वही बात हो गई कि आप बीमार हैं परंतु आप स्वयं अपना इलाज करेंगे या फिर इधर उधर की बातें सुन करके अपना इलाज करेंगे। भाई आप किसी स्पेशलिस्ट के पास जाइए, उससे दिखाइए, और जब वो आपको जांच वगैरह करके अपना प्रिस्क्रिप्शन लिखेगा तो उसके द्वारा दी गई दवाइयाँ जो हैं, जो लिखी गई दवाइयाँ हैं, उनका सेवन आपको करना पड़ेगा, तब ना आप अच्छे होंगे। खाली बातें करने से तो अच्छे नहीं होंगे। भाई जब आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे और अपनी जन्म पत्रिका अच्छे से दिखाएंगे, क्योंकि देखिए एक एस्ट्रोलॉजर जो है वह, या कोई भी ज्योतिषी जो है, उसने अगर ज्योतिष की विद्या सीखी है, पढ़ी है, तो वह आपको उचित सलाह देने के योग्य है। परंतु मैंने देखा है कि लोग एस्ट्रोलॉजर के ऊपर विश्वास करना नहीं चाहते। भाई आप एक बार विश्वास करिए, उनकी बातों को समझिए, उनकी बातों को मानिए। मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं कि जिनको हम लोग बताते रह जाते हैं कि भाई आप नैतिक कार्य करिए, अनैतिक कार्य मत करिए, परंतु लोग गलतियां करते हैं, और जब गलतियां करते हैं उसके बाद नुकसान होता है तो फिर कहते हैं कि हमारा नुकसान हो गया। तो यह बात आपको यहाँ पर समझनी पड़ेगी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि शुभ ग्रह की महादशा आपको शुभ फल प्रदान करेगी और अशुभ ग्रह की महादशा आपको अशुभ फल प्रदान करेगी। महादशा का बहुत बड़ा रोल होता है। देखिए दशा जो है उसमें महादशा होती है, अंतरदशा होती है, फिर प्रत्यंतर दशा होती है, प्रत्यंतर दशा, उसके बाद
सॉरी, सूक्ष्म दशा, फिर प्राण दशा। बहुत सटीक भविष्यवाणी करने के लिए महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा और प्राण दशा, इन सभी दशाओं को बहुत अच्छी तरीके से गहन अध्ययन करके तब किसी विषय पर बोला जाता है। मैंने देखा है कि जहाँ तक लोग, जैसे मैं लाइव भी करता हूँ, लाइव में मेरे पास आते हैं तो मैं मोटा मोटा जो बता पाता हूँ वो मैं बता देता हूँ, परंतु जब मैं लोगों से ये कहता हूँ कि अगर आपको अपनी जन्म पत्रिका पूर्ण रूप से विश्लेषण करवाना हो या अपने विषय में जानना हो तो आप हमसे पर्सनल विंडो पर आकर के बात करिए। तो जब पर्सनल विंडो पर आने की बात होती है तो लोग पीछे हट जाते हैं। क्यों? इसका एक खास वजह है, मैं बोलना नहीं चाहता परंतु मैं यहाँ बोल देता हूँ कि लोग अपने बारे में जानना चाहते हैं, अपना जीवन सही करना चाहते हैं, परंतु किसी भी ज्योतिषाचार्य को उसकी उचित फीस नहीं देना चाहते। ये आज मुझे यहाँ पर बोलना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि लोग हमें कमेंट करते हैं, भाई हम एक वीडियो में एक गोचर के विषय में बता रहे हैं, 9 ग्रह हैं, 9 ग्रहों का फल अपना अपना सबका होता है, परंतु अगर हम सूर्य के बारे में बता रहे हैं तो सूर्य के बारे में बताएंगे, गुरु के बारे में बता रहे हैं तो गुरु के बारे में बताएंगे, शनि के बारे में बता रहे हैं तो शनि के बारे में बताएंगे, राहु के बारे में बता रहे हैं तो राहु के बारे में बताएंगे। परंतु अगर किसी को, किसी भी जातक को, किसी भी श्रोतागण को, किसी भी सब्सक्राइबर को अपने विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करनी है तो वह लाइव पर नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि लाइव पर हमारे साथ में बहुत सारे लोग जुड़े रहते हैं। हम अगर एक ही व्यक्ति को 1 घंटा दे देंगे तब तो हमारा लाइव करना बेकार हो जाएगा। भाई हमारे साथ 50 लोग जुड़े हुए हैं, 100 लोग जुड़े हुए हैं, 1000 लोग जुड़े हुए हैं, तो हम तो 2 मतलब जितना भी हम लाइव कर सकते हैं, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, हम उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कुंडलियाँ लेकर के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के विषय में बताने का प्रयास करते हैं। परंतु जो लोग हमसे ये कहते हैं कि भाई आपने तो ये डाल दिया है, ऐसा बना दिया है, ये कर दिया है, सब आपने खराब लिख दिया है, हमारे ऋषियों महर्षियों ने जो चीज गूढ़ रहस्यों को शोध करके, अध्ययन करके जो चीजें लिखी हैं वही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं और हम लोग भी उस पर शोध कर रहे हैं। मेरा भी जो जीवन काल रहा है जिसमें मैंने स्वयं जो अध्ययन किया है वो तो एक अलग की बात है, परंतु जो हमारे ऋषियों और महर्षियों ने जो अध्ययन किया, उन्होंने जो किताबें लिखी, या हमारे जो सीनियर हैं उन लोगों ने जो किताबें लिखी, उनको भी अध्ययन करके हम आगे बताते हैं। और जब हमारे पास किसी की जन्म पत्रिका आती है और जब हम उसको बताते हैं कि यह फल ऐसा होगा तो वह एग्री भी करता है कि हाँ ऐसा है। मैंने लाइव पर भी लोगों को बताया और लाइव पर भी लोगों ने कहा है कि हाँ गुरुजी ऐसा होता है और ऐसा हुआ है। जब आपके साथ ऐसा हुआ है, खराब समय चल रहा है, तो भाई आपको उसके विषय में उसका उपाय करने की आवश्यकता है। सिर्फ बात करने से, सिर्फ ज्योतिष को उल्टा सीधा बोलने से काम नहीं चलेगा। आप तो ठीक है ज्योतिष को उल्टा सीधा बोल करके या फिर एस्ट्रोलॉजर को उल्टा सीधा बोल करके चले जाएंगे, परंतु इसका जो असर है वो अन्य लोगों पे कैसा पड़ता है यह भी समझिए। गलती आप करें और भरपाई कोई और करे। जीवन में अगर आप गलती कर रहे हैं तो उसको सुधारने का प्रयास भी आपका ही होना चाहिए। भाई मैंने देखा है कि लोग गलती करते हैं, जैसे हम लोग हैं, हम लोग बताते हैं लोगों को, अगर अष्टम भाव के या द्वादश भाव के स्वामी की महादशा आ गई तो हम लोग पहले ही बता देते हैं कि भाई देखिए आप जो भी कर्म कर रहे हैं उसको तत्काल अवस्था में बंद करिए, सात्विक जीवन जिए, अध्यात्म की तरफ अग्रसर होइए। अगर आप मांस मदिरा का सेवन करते हैं तो तत्काल अवस्था में उसको बंद कर दीजिए। किसी भी प्रकार से कोई भी नशा पत्ती करते हैं तो उसको तत्काल अवस्था में बंद कर दीजिए। और मैंने देखा है मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम पर लोग कैंसर के मरीज हो रहे हैं, लोग लीवर फेलियर के मरीज हो रहे हैं, लीवर सिरोसिस के मरीज हो रहे हैं। और इसका कारण क्या है? लोग अपनी गलती पे ध्यान नहीं देते। भाई एस्ट्रोलॉजर का काम है आपको आगाह करना, आपको मार्गदर्शन देना।
मैंने अपने कई जातकों को बोल रखा है कि भाई आप ये कार्य बंद कर दीजिए, आने वाले समय में आपको बड़ा नुकसान होगा, लेकिन हमारी बात तब मानते हैं जब वह रोगग्रस्त हो जाते हैं। तो ऐसा ही उन लोगों के साथ भी है जो यह कह रहे हैं कि हमारा खराब समय चल रहा है। भाई खराब समय नहीं है, मैं आपको बताता हूँ एक गूढ़ रहस्य, शायद आज तक किसी ने नहीं बताया होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। जो लोग कहते हैं कि ये हमारा बहुत अच्छा समय चल रहा है, अच्छा समय का मतलब ये हो गया कि आप थोड़ी सी मेहनत कर रहे हैं और आपको बहुत ज़्यादा फल मिल रहा है। जब धन, इस चीज को आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा, जब धन ज्यादा आने लगे, जब धन ज्यादा आने लगे तब आप समझ जाइए, तब आप समझ जाइए कि अहंकार, जलन, हिंसा, पाप, रोग, हठधर्मिता, यह सब आपके पास आ रहा है। क्यों? क्योंकि कलयुग में धन में ही कलयुग का वास है। इस बात को शायद आप लोग आज तक समझे नहीं है। जिस चीज को हम लोग खराब मानते हैं, खराब किसको मानते हैं? परिश्रम। किसी भी परिश्रमी व्यक्ति को देखिए, वह 2 वक्त की रोटी कमा करके खा रहा है और स्वस्थ जीवन जी रहा है। और किसी भी ऐसे व्यक्ति को देख लीजिए जो बहुत ज्यादा धनवान है, क्या होगा? मधुमेह का रोगी होगा, आर्थराइटिस का रोगी होगा, ऑस्टियोपोरोसिस का रोगी होगा, थायराइड का रोगी होगा। ऐसी ऐसी बीमारियां जो शरीर को नष्ट और भ्रष्ट कर दे रही हैं। तो अब बताइए, धन ज्यादा आने से राजयोग होता है, यह परिश्रम करने से राजयोग होता है। जो व्यक्ति परिश्रमी है उस व्यक्ति का राजयोग चलता है। हम लोग क्या सोचते हैं? बैठ जाएं, धन आता रहे, कार्य ना करना पड़े, किसी के पास जाना ना पड़े, सामाजिक मेलजोल ना हो, सभी लोग हम जो बोलते हैं वो माने। तो इससे तो आपका अहंकार बढ़ जाएगा, और अहंकार में नुकसान किसका होगा? स्वयं मनुष्य का। तो ज्योतिष एक मार्गदर्शन करने वाली विद्या है। अगर ज्योतिष को कोई ये समझता है कि चमत्कार है, तो चमत्कार है, परंतु कौन सा चमत्कार? कि यह विद्या जो है यह आपको अपने जीवन को उचित ढंग से जीना सिखाती है। यहीं पर आप देख लीजिए, यह 12 भाव हैं। यह प्रथम लग्न हो गया। लग्न से हम आपके मन, मस्तिष्क और आत्मा को देखेंगे, मतलब स्वयं आपको। यहाँ से हम आपके परिवार को, आपके धन को, आपके वाणी को देखेंगे। यहाँ से हम आपके बल को, आपके छोटे भाई बहन को, आपके कम्युनिकेशन, संचार कौशल को देखेंगे। यहाँ से हम आपके भवन, भूमि, वाहन, माता और संपूर्ण प्रकार का भौतिक सुख देखेंगे। यहाँ से हम आपकी विद्या, बुद्धि, पुत्र, पौत्र और प्रेम संबंधों को देखेंगे, और ईश्वर से प्रेम, इसको भी देखेंगे। षष्ठम भाव, रोग, ऋण, रिपु, मामा मौसी को भी हम यहीं से देखेंगे, रोग, ऋण, रिपु को भी हम यहीं से देखेंगे। सप्तम भाव, सप्तम भाव आपका दाम्पत्य जीवन का भाव हो गया। आपकी पत्नी को हम यहाँ से देखेंगे, आपके पार्टनर को यहाँ से देखेंगे, आपके व्यापार में साझेदारी जो है उसको देखेंगे, और आपके व्यापार को भी हम यहाँ से देखेंगे। अष्टम भाव, आपके जीवन में जितना भी रहस्य है, जो भी गुप्त है, आपके पूर्वजों को, आपके पितरों को भी हम यहाँ से देखेंगे। आपके जीवन में जो भी गहराई है, जो भी रहस्य है, हम यहाँ से देखेंगे। बड़ी बीमारी, आकस्मिक घटनाएं, आकस्मिक घटनाओं में दुर्घटनाएं भी हैं जो आपको दिख नहीं रही हैं, परंतु यहाँ से देख ली जाती हैं। एक एस्ट्रोलॉजर यहाँ से देख लेता है। नवम भाव, आपका भाग्य, ईश्वर की कृपा, आपके पिता। देखिए, पिता जो है वो दसम भाव से भी देखा जाता है, नवम भाव से भी देखा जाता है, तो दोनों ही जगह सही है। तो नवम भाव से हम यह देख लेते हैं। दसम भाव, आपका कर्म,
आपकी नौकरी, आपका कर्म, आप किस कार्य से अपने बाहुबल से धन अर्जित करेंगे वो हम यहाँ से देखेंगे। यहाँ से बड़े भाई मित्र, इच्छा, देखिए यहाँ से हम इच्छाएं देखेंगे तो यहाँ से हम इच्छा पूर्ति देखेंगे। उसके बाद व्यय स्थान, व्यय स्थान का मतलब हो गया मोक्ष। इन सारे संपूर्ण भोगों का मोक्ष आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। यहीं से आप विदेश भी देख लेंगे, यहीं से आप अस्पताल के खर्चे भी देख लेंगे और यहीं से आप मोक्ष भी देख लेंगे कि ईश्वर प्राप्ति आपको यहाँ से दिख जाएगी। जब सारी चीजें यहीं पर बनी हुई हैं तो हमें क्या करना है, सिर्फ एक अच्छी गाइडेंस लेनी है। और मैं तो ये कहता हूं कि आपको अच्छी गाइडेंस लेने की भी आवश्यकता नहीं है, आप स्वयं ज्योतिष सीख लीजिए और दूसरों को गाइडेंस दीजिए। मेरा अपने हर श्रोतागण से, हर जातक से और हर सब्सक्राइबर से यही विनम्र निवेदन रहता है कि आप स्वयं ज्योतिष सीख लीजिए। क्यों? क्योंकि ज्योतिष विद्या जो है वह मार्गदर्शन की विद्या है, यह जीवन को अच्छे से जीना सिखाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ज्योतिष के विषय में और जानकारी के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय श्री राम।